हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की बिजनेस मैनेजमेंट की फर्स्ट चैप्टर की तैयारी? फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, आपको केस स्टडीज भी मिली हैं, एमसीक्यूज भी मिले हैं, लगभग फर्स्ट चैप्टर का आपको पूरा कंटेंट मिला है और सेकंड चैप्टर भी अब आपका 50% हो गया है। मैंने आपको हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल समझाए थे और आपसे कहा था कि 14 प्रिंसिपल्स को तैयार करना। अब आज हम करने वाले हैं उन 14 प्रिंसिपल से रिलेटेड एमसीक्यूज। यदि आप लोग नए व्यूअर्स हो या आप स्टूडेंट्स डायरेक्ट एमसीक्यूज देख रहे हो तो बिल्कुल नहीं, पहले एंड स्क्रीन 14 प्रिंसिपल्स जो वीडियो है हमारा, आप उसे देखें। उसमें सारे कंटेंट आंसर सब लिखे हुए हैं, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, उसको अच्छे से पहले पढ़ें और उस वीडियो को देखने के बाद इन एमसीक्यूज का आंसर आप खुद देने की कोशिश करें तो आपकी प्रैक्टिस होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो एग्जाम पैटर्न है उसमें 20 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, है ना। इसलिए हम लोग इकोनॉमिक, बिजनेस, जो भी चैप्टर्स मैं आपको करवा रही हूँ उन सब टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज की तैयारी करवा रही हूँ। तो करें स्टार्ट। पहले 14 प्रिंसिपल्स आप करिएगा। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने 14 प्रिंसिपल्स पहले नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो को पॉज करके पहले आप वाला वीडियो देखें जिसमें 14 प्रिंसिपल्स मैंने समझाए हैं। उसको देखने के बाद इन एमसीक्यूज का आंसर आप खुद दीजिएगा, ठीक है। तो सबको अपना सेल्फ टेस्ट लेना है। मेरे बताने से पहले आप अपना आंसर फिक्स कर लेना कि भाई हमारा ये वाला आंसर है। और इस बार आप यदि 12th के स्टूडेंट्स हैं और यदि आपने टेस्ट लिया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 15 एमसीक्यूज में से आपके कितने करेक्ट हुए। आप अपना नाम लिखिएगा और आप उसके बाद बताइएगा कि आपने अपना टेस्ट जो लिया उसमें 15 में से आपके कितने मार्क्स आए, ठीक है। मैं आपका देखूंगी भी कमेंट सेक्शन और रिप्लाई भी करूंगी। तो करें स्टार्ट। तो पहला एमसीक्यू, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट supersets employees interest is indicated in interest, principle of subordination of individual interest to general interest, principle of spirit the crops, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज के हित की बात करता है कि एम्प्लॉयज का हित कहाँ पर है। तो एम्प्लॉयज का हित इंडिविजुअल सोचने में नहीं बल्कि ग्रुप का गोल सोचने में है ना। तो फर्स्ट का आंसर ए, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सेकेंड, the principle which state that there should be good supervisor at all level for smooth and systematic working of an organization is, गुड सुपरवाइजर यदि होगा, अच्छा होना चाहिए तो सारे वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथली चलेंगे। मैंने आपको जब सिखाया था 14 प्रिंसिपल तो कहा था कि मैं टाइम पर आऊंगी तभी मेरे वर्कर्स भी टाइम पर आएंगे, मैं अपडेट रहूंगी तो मेरे वर्कर्स भी अपडेट रहेंगे। डिसिप्लिन। तो सेकंड का आंसर है डिसिप्लिन, ठीक है। थर्ड, panchayats in our country have been given more power to decide and spend fund granted to them by the government for welfare of villages. Identify the principle of management highlighted in the statement. आप खुद देखिए, यदि आपने चीजों को पढ़ा है, अगर आपने 14 प्रिंसिपल पढ़े हैं तो स्टेटमेंट आते ही आंसर आ जाता है। गवर्नमेंट ने पंचायत को पावर्स दी हैं। कौन सा वाला? जिसमें हम पावर टॉप लेवल से मिडिल और स्प्रेड करते थे, ऑथोरिटी ट्रांसफर करते थे। क्या कहते हैं हम उसको? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो थर्ड का आंसर होगा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, है ना। फोर्थ, the CEO of Radhe Cycle Private Limited, Mr. Kumar, wants to get maximum output from the employees at a competitive cost.
राधे साइकिल प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हैं, वो चाहते हैं कि वो एम्प्लॉयज की मतलब खर्चा उनको सैलरी कम दे, कॉस्ट कम हो और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा वो आउटपुट ले सकें। ऑन द अदर हैंड, Ramakant, an employee of the company, wants to get the maximum salary. और रमाकांत चाहते हैं कि वो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले while working at the list. कम काम करें और पैसा ज़्यादा मिल जाए। दोनों अपना अपना सोच रहे हैं, दोनों अपना अपना सोच रहे हैं। The principle of management given by Fayol being violated by Ramakant is, अब देखिए यहाँ पे रामाकांत कौन से हेनरी फेयोल के सिद्धांत का उल्लंघन कर रहे हैं, किस प्रिंसिपल को वो नहीं मान रहे हैं? तो रेम्यूनरेशन, इक्विटी, डिसिप्लिन और सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो इसका आंसर होगा डी, रामाकांत सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, जबकि उन्हें अपना नहीं बल्कि उन्हें ऑर्गेनाइजेशन सबके साथ मिलकर चलना चाहिए। व्यक्तिगत हित के बारे में नहीं सोचना चाहिए, व्यक्तिगत हित की जगह ऑर्गेनाइजेशन सबका हित के बारे में सोचना चाहिए। तो हेनरी फेयोल के कौन से सिद्धांत का यहाँ पे वायलेटेड हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है? फोर्थ का डी। टेस्ट लेते जाना है और अपने आंसर्स चेक करना, इसीलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। उसके बाद कमेंट सेक्शन में अपना नाम और कितने में से कितने सही हुए। हर एक एमसीक्यूज 1 मार्क्स का है, तो टोटल कितने मार्क्स का टेस्ट हुआ आपका? 15 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं? यदि किसी के 0 आ रहे हो तो भी मुझे बताना, ताकि मैं और मेहनत करूं। नेक्स्ट, फिफ्थ, द प्रिंसिपल विच मिनिमाइज एम्प्लॉयज टर्नओवर इज कॉल्ड। देखिए यहां पे आया है एक वर्ड एम्प्लॉयज टर्नओवर। ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है हेनरी फेयोल का जहां पर एम्प्लॉयज टर्नओवर को कम करने की बात की जा रही है? एम्प्लॉयज टर्नओवर का मतलब समझिए, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एम्प्लॉयज को जब छटनी होती है, हम उनको निकालते हैं फर्म से, है ना, तो वो कम से कम हो। ऐसा कौन से प्रिंसिपल में लिखा है? तो स्टेबिलिटी वाला हमने पढ़ा था एक, कि अगर वर्कर्स को हम उनके स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं, उनको परमानेंट रखते हैं, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जॉब सिक्योरिटी देते हैं, तो वो पूरी मेहनत से काम करते इफिशिएंटली और इफेक्टिवली। याद आया? तो यहाँ पे ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो एम्प्लॉयज की छटनी कम से कम करने की बात करता है? तो डी वाला इसका आंसर होगा, फिफ्थ का, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। कम से कम छटनी हो, हम अपने एम्प्लॉयज को, पर्सनल को स्टेबिलिटी प्रदान करें। तो इसका आंसर होगा फिफ्थ का डी। ठीक है, नेक्स्ट, सिक्स्थ बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रिवेंट ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज? सबसे पहले ओवरलैपिंग मतलब ज्यादा, एक काम को 2 से 3 बार, है ना। कई बार क्या होता है कि मैंने चेक कर लिया, उसके बाद किसी और ने कर दिया, या जहां पे 2 या 3 चीज बार काम करने की जरूरत नहीं थी, बार बार हम एक ही एक्टिविटी को दोहरा रहे हैं। तो ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जहां पे ओवरलैपिंग से हमें बचाव, सुरक्षा होती है? तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सी। 6 का आंसर होगा सी, क्योंकि यदि मैनेजमेंट काम को करने के लिए पहले से सारी चीजें डिसाइड कर दे, डायरेक्शन दे दे, निर्देश दे दे कि आपको ये काम ऐसे ऐसे करना है और ये कंप्लीट करने के बाद इन्हें सौंपना है, तो वहां पे किसी भी एक्टिविटी की ओवरलैपिंग नहीं होगी। नेक्स्ट, 7th, राइट प्लेस फॉर रिसोर्सेस। यहां से समझ में आ गया, राइट प्लेस फॉर रिसोर्सेस इज इंडिकेटेड इन, सोचिए सोचिए, राइट प्लेस फॉर रिसोर्सेज इज इंडिकेटेड, सही सामान सही जगह पर होना चाहिए, हर एक चीज की जगह फिक्स होनी चाहिए, ऑर्डर। 7th का आंसर है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट, 8th, काइंडनेस एंड जस्टिस, काइंडनेस एंड जस्टिस इन बिहेवियर ऑफ मैनेजर, है ना। मैनेजर अपने बिहेवियर में जस्टिस रखेगा, काइंडनेस रखेगा, सबको समान दृष्टि से देखेगा, सबको इक्वल मानेगा। ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी।
तो 8 का आंसर होगा बी। 9th, violation of these principle will create insecurity among the employees। यदि इस प्रिंसिपल को नहीं माना जाए तो एम्प्लॉयज के बीच में इनसेक्योरिटी होती है। दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, कब उनको लगता है कि इनसेक्योरिटी है, वो असुरक्षित कब महसूस करते हैं, कौन से प्रिंसिपल का जब उल्लंघन होता है, तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, जब सामने वाले व्यक्ति को ये पता है कि मुझे यहाँ पे स्टेबिलिटी परमानेंटशिप नहीं दी गई है, मुझे यहाँ से कभी भी निकाला जा सकता है, तो उसके मन में, वर्कर्स के मन में, एम्प्लॉयज के मन में क्या रहता है, असुरक्षितता, इनसिक्योरिटी की भावना रहती है और वो हमेशा कोशिश करता है कि मैं कहाँ जाऊं, इससे बेहतर जॉब कहाँ ढूंढूं, और वो कभी भी इफिशिएंटली और इफेक्टिवली वर्क नहीं कर सकता है। ये सब मैंने आपको हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल में समझाया है। नेक्स्ट, 9th हो गया। 10th, Pioneer Limited is dealing in fruit juices and hair oils, okay, to ensure unity of action and coordination. It has made 2 separate division for each product. उन्होंने हर एक प्रोडक्ट के सेपरेट डिवीजन कर दिए हैं और ईच डिवीजन में अपना ऑन इंचार्ज प्लान एंड एग्जीक्यूशन रिसोर्सेज भी है। Thus both the division are moving towards the same objective through focused effort. Identify the principle of management followed by Pioneer Limited in the above case. देखिए उन्होंने सबके अलग अलग क्या बना दिए हैं, डिविजन्स बना दिए हैं, सबके अलग अलग रिसोर्सेज बना दिए हैं, सबके उनके फोकस फिक्स कर दिए हैं कि आपका क्या काम है, सब कुछ, मतलब उन्होंने सारा प्लान सब कुछ समझा दिया है। मतलब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्पिरिट दी क्रॉप्स की बात नहीं हो रही, टीम स्पिरिट की बात नहीं हो रही, इक्विटी की बात नहीं हो रही, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हमने सबका सेपरेट वर्क के लिए अलग अलग डिवीजन बना दिया है, सबके काम फिक्स हैं, सबका फोकस क्या उन्हें एफर्ट लगाना है, सब कुछ फिक्स है, मतलब उन्होंने पूरा डायरेक्शन दे दिया है। तो 10th का क्या होगा, सी। नेक्स्ट 11th, in Delight Ice Cream Limited, decision making authority is concentrated at the top level and no authority has been delegated among the subordinate। समझ में आ गया होगा। डिलाइट आइसक्रीम लिमिटेड ने डिसीजन लिया है कि वो अपनी अथॉरिटी टॉप लेवल के पास ही रखेंगे, अपनी अथॉरिटी सब ऑर्डिनेट को डेलीगेट ट्रांसफर नहीं करेंगे। ऑन द अदर हैंड, इन टेस्टी आइसक्रीम लिमिटेड, दूसरी तरफ टेस्टी आइसक्रीम लिमिटेड है, वो एक बिग ऑर्गेनाइजेशन है और कंपेयर कर रही है डिलाइट आइसक्रीम लिमिटेड को, और इन्होंने डिसीजन मेकिंग किया है कि अथॉरिटी इज ऑलवेज डेलीगेटेड अमंग मोर देन 1 पर्सन। उन्होंने क्या माना कि पावर एक से ज्यादा लोगों के पास होना चाहिए, ये अथॉरिटी को ट्रांसफर कर रहा है। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव, बताइए। ऑथोरिटी, पावर, ट्रांसफर, डेलीगेटेड, यस, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो 11th का आंसर होगा बी। नेक्स्ट 12th, विद्या पब्लिक स्कूल इज renowned school in Nagpur, okay. The management recently appointed a new business studies teacher. Management ने नया business studies teacher appoint किया है, Shweta, to teach class 11th and 12th and gave her a monthly salary of 50,000. कितने रुपए? 50,000 रुपए monthly salary पर। Shweta is not satisfied with it and said that salary is not justify, ये जट लिखा है, इसको justify होना चाहिए, and equitable as per the amount of work required to be done by a business studies teacher। उनका ऐसा मानना है कि जो सैलरी वो दे रहे हैं वो justify नहीं करती है, उनका वर्क जो है उसके अकॉर्डिंग उनको सैलरी नहीं मिल रही है। अदर स्कूल इन द सिटी, दूसरा स्कूल है उसी सिटी में, नागपुर में,
वहां पे 70,000 टू देयर टीचर्स टीचिंग क्लास 11th एंड 12th। वहां पे स्टूडेंट्स को 11th और 12th के पढ़ाने के लिए 70,000 रुपए सैलरी मिल रही है, पूरा सैलरी से रिलेटेड है। 50,000 रुपए मिल रहे हैं, श्वेता सेटिस्फाइड नहीं है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सैलरी। तो यहाँ हेनरी फ्योल का कौन सा प्रिंसिपल? यहाँ पे लिखा क्या है? नेम द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट हैज बीन वायलेटेड बाय द विद्या पब्लिक स्कूल। विद्या पब्लिक स्कूल हेनरी फ्योल के कौन से सिद्धांत का उल्लंघन कर रही है? क्योंकि वो सही सैलरी नहीं दे रही है। विद्या पब्लिक स्कूल श्वेता को उसके काम के अकॉर्डिंग सैलरी नहीं दे रही है, इसलिए यहाँ पे रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज की बात हो रही है, इस सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 13th, when a superior does not fulfill the promise to raise the salary wages of worker on achievement of target effectively and efficiency, it is violation of सुपीरियर ने वादा किया था सैलरी, अच्छी मजदूरी, सब कुछ इफेक्टिवली, इफिशिएंटली। सुपीरियर कुछ भी काम नहीं कर रहा है अच्छे से, मतलब वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहा है, इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हेनरी फ्योल के कौन से सिद्धांत का वायलेशन हो रहा है? डिसिप्लिन। क्योंकि सुपीरियर यदि अच्छे से वर्क नहीं करेगा तो वो अपने जो नीचे काम करने वाले वर्कर्स, उन्हें कैसा सिखाएगा? नेक्स्ट 14th, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फ्योल which aim at preventing overlapping of activities। ये तो अभी हमने पढ़ा था कि कौन सा प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल का जो ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी से प्रिवेंट करता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यदि हम पहले से निर्देश दे दें तो कभी भी काम का ओवरलैपिंग नहीं होता है। देखिए, सबको पता है कि नहीं ये काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, घर में गेस्ट आने वाले हैं, मम्मी ने कहा है कि तुम्हें सफाई करनी है, ठीक है। मम्मी ने बड़ी बहन को कहा था, उन्होंने सफाई कर भी दी, लेकिन पता ही नहीं है। छोटी बहन ने आकर फिर उस पर झाड़ू निकाल दिया, तीसरे ने आके फिर सफाई कर दी। मतलब एक ही सफाई को 3 लोग कर रहे हैं, क्योंकि तीनों को साथ में लेके डायरेक्शन नहीं दिया गया था। अगर हम डायरेक्शन दे देते हैं कि आपको ये काम करना है और सभी लोगों को अगर वो पता है, तो किसी भी वर्क की ओवरलैपिंग नहीं होती। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। लास्ट 15th, संगीता विजिटेड स्माइल डेंटल क्लिनिक फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टूथेक। ओके, दांतों के दर्द के लिए ट्रीटमेंट के लिए जा रही है संगीता। शी ऑब्जर्व दैट द रिसेप्शनिस्ट वॉज सीटेड एट द रिसेप्शन डेस्क। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो रिसेप्शन डेस्क पे है वहां पे रिसेप्शनिस्ट है। द प्लेस फिक्स्ड फॉर हर, उसका प्लेस फिक्स्ड है, प्लेस की बात हो रही है। डेंटल इंस्ट्रूमेंट वर लेड नीटली in dental instrument trays and the used instrument were placed in the sterilization area। हर चीज हर जगह साफ सुथरी सैनिटाइज की हुई है। There was a fixed place for everything, fixed place for everything, and it was present there। There was no hindrance in the work of the dentist and he was working with her maximum efficiency। बिल्कुल सही, सी आंसर ऑर्डर। हर जगह हर प्लेस पर हर चीज अवेलेबल है, फिक्स्ड है, दिख रहा है, साफ सुथरा है, सामान सही जगह पर रखा हुआ है। दैट मीन्स ये ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो 15 का आंसर हुआ सी ऑर्डर। ओके, तो ये रहा आपका टेस्ट। हो गया आपका टेस्ट कंप्लीट। अब आप देखिए कि 15 में से आपके कितने MCQ सही हुए हैं, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में अपना नाम, अपनी जगह लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, हम कौन कौन से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, और 15 में से कितने आपके MCQ सही हुए। 15 मार्क्स का आपका टेस्ट हुआ है, तो 15 में से आपके कितने MCQ सही हुए हैं? 10 तो 10 मार्क्स दीजिएगा, 12 तो 12, 2 सही हुए तो 2 मार्क्स। ठीक है, तो जैसे ही आपको वीडियो मिलता है अपने टेस्ट लेकर और कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
ठीक है। और यदि आपको लगता है कि मुझे ऐसे ही पढ़ाते रहना चाहिए, आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस मिले, तो आपको जितना हो सके शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं FW टेलर के प्रिंसिपल के साथ। बाय।